वो कभी चुनाव नहीं लड़े। वे हमेशा किंग मेकर रहे। बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे में अपने आप को देखते थे। आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे की जो फोटोबायोग्राफी है वो उद्धव जी ने नहीं बनाई, बल्कि वो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो जो फोटोबायोग्राफी है ये राज ठाकरे ने बनाई, बड़े दिल से बनाई है। वो कभी सियासत के लिए दूसरों से जाकर नहीं मिले। इसलिए बाला साहब ठाकरे ने प्रयास किया था, लेकिन बाद में जैसे मैंने बोला कि जो दुकान है वो दुकान अपने लड़के को ही देता है। दूसरा आदमी कितना भी उसका प्यारा हो उसे गले पे भी बिठाएगा, लेकिन उसको दुकान नहीं देगा। 30 साल तक दिल्ली से बीजेपी नेता उनसे मिलने मुंबई आते रहे, लेकिन वे कभी सीट बंटवारे के लिए मुंबई से दिल्ली नहीं गए। कई दबंग लोग सेना छोड़ के बाहर गए थे, नारायण राणे जी, गणेश नाइक जी, छगन भुजबल जी, ऐसे बड़े बड़े लोग बाहर गए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो रिवोल्ट है वो रिवोल्ट इन सब रिवोल्ट से बहुत बड़ा है। हो सकता है ये भांपने में, इसका अंदाज़ा लगाने में उद्धव जी और उनके साथ के जो करीबी लोग हैं वो फेल हो गए। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर ठाकरे परिवार की। हम बात कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे की विरासत की। हम सोच सकते हैं क्या, एक बात कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे, उनके हाथ में शिवसेना का चिन्ह है, शिवसेना नाम है, लेकिन शिवसेना की जो पूरी यंत्रणा है, जिसे हम शिवसेना शाखा से लेके शिवसेना भवन तक, और शिवसेना का जो एक बैकबोन है शिव सैनिक, तो ये शिव सैनिक और शिवसेना का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये उद्धव ठाकरे की सेना के साथ है। इसलिए पूरी विरासत उनके पास है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी इस स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र, और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। विधानसभा चुनाव के मौके पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विरासत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनुश्री पाटिल। इस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवारों की मौजूदा ताकत, बताएंगे इनका सियासी इतिहास और देखेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे ये परिवार। विरासत सीरीज के पहले एपिसोड में बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत की। दशकों तक जिनकी मर्जी के बिना मुंबई और महाराष्ट्र में पत्ता भी नहीं हिलता था, बाला साहब ठाकरे की विरासत का जिम्मा अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे के कंधों पर है। कोशिश करेंगे ये जानने की कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत पर कितना खरा उतरेंगे उद्धव और आदित्य ठाकरे। पिछले महीने उद्धव ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे मीडिया में ये कहते रहे कि सद्भावना भेंट के लिए मुंबई से दिल्ली आए हैं, इसके राजनीतिक मायने न निकाले जाएं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में, वो भी राजनीति में हैं और चुनाव के ऐन पहले अपने गठबंधन के सबसे बड़े नेताओं से मिले, तो उसके राजनीतिक मायने निकाले न जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उद्धव के राजनीतिक विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि उद्धव दिल्ली में सीट बंटवारे के लिए गए थे। खुद को इंडिया गठबंधन की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री चेहरा बनवाने की कवायद में लगे थे। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव पर बाल ठाकरे की विरासत को धूमिल करने का आरोप तक मढ़ डाला। उनका पॉलिटिक्स बहुत करीबी से देखा है, उनसे बात की है इस विषय पे। तो बाला साहब ठाकरे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने पूरी जिंदगी भर अपना विधायक या अपना सांसद या अपना कॉरपोरेटर जात के आधार पर चुना नहीं। आज कोई भी पार्टी हो, वो टिकट देते समय उस क्षेत्र में कौन सी जात के वोटर्स ज़्यादा है, उनका कितना इम्पैक्ट होगा वोटिंग के ऊपर, इस बात का विचार करती है। बाला साहब ठाकरे कभी इस बात का विचार नहीं करते थे। इसलिए उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति या उन्होंने जो उनके नक्शे कदम पर चलना उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है। इसलिए हमने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस
शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने एक साथ मिलके सत्ता हासिल की, लेकिन वो सत्ता कंटिन्यू करने के लिए जो एक अलग तरह का सबको साथ लेके जाने का एक क्या कह सकते कि एक ऐसा नेतृत्व देने की जरूरत थी जो उद्धव ठाकरे दे नहीं पाए। दरअसल ये हकीकत है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में जब तक गठबंधन था तब तक शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मजाक मजाक में बीजेपी को कमलाबाई कहते थे, क्योंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल था। कभी भी वो सीट बंटवारे के लिए दिल्ली नहीं गए। बीजेपी के स्वर्गीय प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे मुंबई के मातोश्री आते थे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाता था। लेकिन 2014 से ये पासा पलटने लगा था। अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने लगी थी। 1990 में दोनों पार्टियों ने मिलकर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब शिवसेना ने 183 सीटों से और बीजेपी ने 104 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2014 तक आते आते यह हालत हो गई कि शिवसेना को महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 124 सीटें ही मिली। ये तब की बात है जब बाला साहेब इस दुनिया से जा चुके थे। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब का निधन हो चुका था और उनकी विरासत संभालने का जिम्मा उद्धव ठाकरे पर आ गया था। 2014 के पहले तक हमेशा शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में थी। 2005 में पहली बार शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी, तब भी शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ी, शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आती चली गई और 2019 में बाला साहब ठाकरे की पार्टी का बीजेपी से 30 साल पुराना भाईचारा खत्म हो गया। उद्धव जी सेकुलर फोर्स के साथ गए, इसलिए उनका वो कहना है। एकनाथ जी शिंदे का कहना अलग है, क्योंकि उनको मालूम है एकनाथ शिंदे और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से उनके बीच में एक तरह का झगड़ा है। तो वो कहना हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें बाला साहब ठाकरे का जो स्ट्रेचर था, उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिक्स किया, वो हासिल करना संभव नहीं। और फिर आया साल 2022, जिस महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की पिछले 50 सालों तक तूती बोलती थी, जिस महाराष्ट्र की राजनीति पर इस परिवार की बादशाहत थी, वो शिवसेना अब वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा धमाका किया और उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जून 2022 में महाराष्ट्र में एमएलसी के 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। सभी पार्टियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से जीत का फॉर्मूला तय था। यह तय था कि बीजेपी को 4, शिवसेना को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को भी 2 सीटों पर जीत मिलेगी। लेकिन खेल तब बिगड़ा जब चुनाव परिणाम में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली। इससे साफ हो गया था कि बैकडोर से किसी ने तो बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। उद्धव को बताया गया कि कांग्रेस के अलावा उनकी अपनी पार्टी के भी 12 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। उद्धव ने तुरंत विधायकों की मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग से एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक गायब रहे। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उद्धव एकनाथ शिंदे को नहीं मना सके। 40 से ज्यादा विधायकों ने शिंदे का साथ दिया और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह 56 साल पहले बनी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई और 2022 में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। शिवसेना और बीजेपी इन दोनों ने साथ में जो काम शुरू किया, साथ में इलेक्शन के लिए लोगों के सामने जाना शुरू किया, वो पूरी प्रोसेस मैंने बहुत करीबी से देखी है। मैं 1991-92 से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते आया हूँ, तो ये सभी घटनाओं का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो जब भी इस विषय पे बात होती है कि क्या कारण होगा इन दोनों पार्टियों में, किस कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, आप देखिए कि जब किसी शाखा
किसी पेड़ के ऊपर एक जो बेल चढ़ती है, लता जिसे संस्कृत में कहते हैं, तो जब वो बेल ही वो पेड़ से ज़्यादा बड़ी होने लगती है तो उसे पेड़ को छोड़ना ही पड़ता है या पेड़ को उसे छोड़ना पड़ता है। वही कारण हुआ, शिवसेना एक पेड़ था, एक मजबूत पेड़ था जिसे जनाधार था, उसके साथ में बीजेपी ने अपने को एडजस्ट किया था। आप देखिए शुरू की जो शिवसेना थी वो शुरू की शिवसेना बहुत एग्रेसिव थी, बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व प्रपोगेट करने वाली थी। और उस वक्त जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स मुंबई में हुए थे, और महाराष्ट्र का जो स्पेसिफिकली मराठवाड़ा रीजन था, उस रीजन में शिवसेना ने बहुत अच्छी तरह से खुद को इस्टेब्लिश किया था। तो जब बीजेपी को ये महसूस हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग है, इसके साथ हम जा सकते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजिकल करीबी क्लोजनेस है, तत्व हमारे दोनों के साथ में है, तो हम साथ में जाएंगे तो इलेक्शन में उसका फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ें करने के लिए बट स्पेसिफिकली हम लोग प्रमोद महाजन इन्हें हम स्पेशली प्रमोद महाजन को इसका क्रेडिट देना चाहिए। 2022 में उद्धव के हाथ से न सिर्फ सरकार जाती रही बल्कि उनके पिता की बनाई पार्टी भी दो फाड़ हो गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहली बार किसी बागी नेता ने पार्टी के नाम और निशान पर भी अपना दावा ठोका था, वो भी खुद को बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावेदार बताकर। कुछ दिनों तक तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी और बाला साहब की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को सौंप दिया। इस तरह ठाकरे परिवार के हाथ सत्ता के साथ शिवसेना भी छीन ली गई। इसके बाद आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां बाला साहब ठाकरे की विरासत की असली परीक्षा हुई। चुनाव मैदान में तलवारें खिंची थी। उद्धव ठाकरे की पुरानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण छिन चुका था। 2019 में धनुष बाण के टिकट पर जीते शिवसेना के 18 सांसदों में से ज्यादातर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ जा चुके थे। उद्धव ठाकरे विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ चुनावी मैदान में थे। उद्धव बाला साहब ठाकरे के सबसे छोटे पुत्र हैं। उनकी रगों में बाला साहब का खून दौड़ता है। उद्धव ने प्रण लिया कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि स्वर्गीय बाला साहब की विरासत का असली दावेदार कौन है। 2024 की तपती गर्मी में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। चुनाव को कवर करने वाले बड़े बड़े पत्रकार यहां तक कह रहे थे कि उनकी सभाओं में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से ज्यादा भीड़ उमड़ी। और जब 4 जून 2024 को चुनाव का नतीजा आया तो शिवसेना उद्धव गुट ने 9, उनकी सहयोगी कांग्रेस ने 13 और एनसीपी पवार गुट ने 8 लोकसभा सीटें जीत ली। डेफिनेटली आगे आने वाली विधानसभा में ये साफ होगा कि किसके साथ में ज़्यादा शिवसैनिक है। हमने देखा है कि इस इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में शिंदे गुट के साथ में बीजेपी थी, बीजेपी और अजीत पवार ग्रुप भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी ने अपनी ताकत उनके पार्टी में उनके साथ दे दी थी। इसलिए शिंदे सेना का जो सक्सेस रेट है, स्ट्राइक रेट उसे कहते हैं, वो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो आने वाली विधानसभा, आने वाली असेंबली इलेक्शन में मुझे तो लगता है कि ये कोई भी पार्टी मीन्स कौन सा भी खेमा हो, महायुति या महाआघाड़ी, तीन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 खिलाड़ी है, वहाँ पे 3 खिलाड़ी है, और बाहर कॉर्नर पे राज ठाकरे, MIM और इनका प्रकाश अंबेडकर जी का गुट, ये 3 खिलाड़ी और बाहर है। तो 9 खिलाड़ियों में जो फाइटिंग होने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 25 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी।
बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि एनडीए के तीसरे सहयोगी अजीत पवार को सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से जाहिर है कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की जनता ने इस बात के संकेत दे दिए कि स्वर्गीय बाला साहेब की विरासत का असली हकदार कौन है। कई दबंग लोग सेना छोड़ के बाहर गए थे, नारायण राणे जी, गणेश नाइक जी, छगन भुजबल जी, ऐसे बड़े बड़े लोग बाहर गए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो रिवोल्ट है, वो रिवोल्ट इन सब रिवोल्ट से बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पार्टी को इस तरह से क्षति पहुंची, पार्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया कि पार्टी की जो आइडेंटिटी थी, पार्टी का सिंबल हो, नाम हो, इसके साथ में जो विधायक, इतने बड़े नंबर से विधायक लेके बाहर निकलना, ये बहुत बड़ा धाड़स था उनका। इसलिए एकनाथ शिंदे ने जो रिवोल्ट किया, इस रिवोल्ट ने सबसे ज़्यादा शिवसेना को नुकसान पहुंचाया। और ये ऐसा रिवोल्ट हो सकता है, ये भांपने में, इसका अंदाज़ा लगाने में उद्धव जी और उनके साथ के जो करीबी लोग हैं वो फेल। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, जिसमें एक बार फिर बाला साहेब की विरासत की असली परीक्षा होनी है। उद्धव ठाकरे के विरोधी ये जरूर कहते हैं कि भले शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे दिए हों, इसके लिए उन्हें स्वर्गीय बाला साहेब की विचारधारा छोड़नी पड़ी, उस कांग्रेस से समझौता करना पड़ा जिसके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहेब जिंदगी भर लड़ते रहे। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हों, लेकिन बाला साहेब ठाकरे हमेशा से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। जीते जी उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं किया। साल 1989 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2007 तक वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और मिलकर सरकार बनाते रहे। उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की विरासत बचाने के लिए उनसे अलग रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ा, इसका संकेत उन्होंने 2014 में ही दे दिया था, जब लोकसभा का चुनाव वो बीजेपी के साथ नहीं लड़े थे। 2014 में सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा था, शिवसेना पिछले 25 साल के गठबंधन में सड़ रही है, बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना को नुकसान हुआ है। उद्धव ठाकरे ने सियासी सफर में कई मुकाम तय किए। मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद उद्धव ने सौम्यता का परिचय दिया। उनकी सियासी शैली पिता बाला साहेब के आक्रामक अंदाज से बहुत हद तक मेल नहीं खाती है। उद्धव का राजनीति में आना भी संयोग ही रहा है। ये लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में भी कभी भी दोनों साथ में आ सकते हैं। आप देखिए, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन तो सामने ही है, 2-2.5 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये साथ में आ सकते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 में हम सब ने देखा कि 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ नहीं जाने का इरादा डिक्लेयर किया। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के 3 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे जयदेव की 1995 में मौत हो गई थी। अगले ही साल कार एक्सीडेंट में दूसरे बेटे बिंदु माधव की भी जान चली गई और तीसरे बेटे उद्धव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें फोटोग्राफी का पैशन था, लेकिन 2002 में बाल ठाकरे के कहने पर पहली बार उद्धव किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर धीरे धीरे उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियां दी जाने लगी। 2003 में ठाकरे ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बाला साहब ठाकरे जी की राजनीति अलग थी। उन्होंने हमेशा राजनीति में जो राजनेता उनके साथ थे, उनके जो अष्टप्रधान मंडल बोलते, शिवाजी महाराज के समय एक 8 प्रधान रहते थे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड रहते थे। उस तरह से बाला साहब ठाकरे के साथ में लीडर्स रहते थे। दत्ताजी साळवी पूरी कामगार सेना, कामगार यूनियन देखते थे। सुधीर जोशी जो एलिट क्लास के जो मराठी लोगों के इश्यूज रहते थे उसे देखते थे। ऐसे एक अलग अलग लीडर्स थे। दत्ताजी, नलावड़े थे, लीलाधर डाके थे। बहुत बढ़िया एक लीडर ऐसा था
कि जो एक साथ में उसे आवाज़ दिया जाए तो 50,000 लोग तो हमें आराम से लेके आ सकता था, ऐसे लोग उनके साथ में। आज उद्धव ठाकरे के साथ में कौन है? उद्धव ठाकरे के साथ में अनिल परब है, अनिल देसाई है, अभी जो नए सांसद चुन के आए, संजय राउत हैं, और ये अपनी सुषमा ताई अंधारे हैं। इनके सिवा कौन है? और ये लोग लोकनेता नहीं है, ये लीडर्स है। इनको यदि संजय राउत जी को कहा जाए कि आप 25,000 लोग जमा करके लेके आइए, ऐसी सभा के लिए लोग चाहिए, कहाँ से लाएंगे वो? उनको भी 10 लोगों को बताना पड़ेगा, खुद के बल पे नहीं ला सकते। अब तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी यानी आदित्य ठाकरे भी राजनीति में है। बाला साहेब की विरासत संभालने के लिए तीसरी पीढ़ी मैदान में आ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनकर परिवार के पुराने उसूल से हाथ छुड़ाया, जिसमें कहा जाता था कि ठाकरे परिवार किंग नहीं बल्कि किंग मेकर रहेगा। तो आदित्य ठाकरे ने अपने परिवार का वो उसूल तोड़ा, जिसमें बाला साहेब कहा करते थे कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और लड़े भी नहीं। आदित्य ठाकरे 2019 में मुंबई की पॉश वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने पिता के मंत्रिमंडल में पर्यटन जैसा अहम ओहदा संभाला। तो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की विरासत का सियासी लेखा जोखा हमने आपको बताया। स्वर्गीय बाला साहेब की जिंदगी में सियासत के अलावा भी बहुत कुछ रहा, जिस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं। 1966 में भूमिपुत्रों की राजनीति और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ मुहिम से लेकर आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति और फिर उद्धव का मध्य मार्ग, बहुत कुछ बदला सा है। अब बाला साहेब की विरासत की अगली परीक्षा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होनी है। तो महाराष्ट्र के सियासी घरानों की विरासत के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे आखिर राज ठाकरे क्यों नहीं बन पाए स्वर्गीय बाला साहेब के वारिस। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र। नमस्कार।